इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संगणन बहुलक के बारे में। संगणन बहुलक व योगात्मक बहुलक में केवल इतना अंतर है कि संगणन बहुलक में जो मोनोमर्स भाग लेते हैं उन मोनोमर्स में हमें क्रियात्मक समूह देखने को मिलता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह के रूप में एल्कोहल हो सकता है अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है तथा इन अभिक्रियाओं में छोटे अणु जैसे H2O, NH3 और अल्कोहल आदि का निष्कासन होता है। अब संगणन बहुलक में सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का मतलब होता है ऐसे पॉलीमर जिनमें कई सारे एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे टेरेलिन का, जिसे डेक्रोन अथवा पॉलीइथाइलिन टरथैलेट भी कहते हैं। तो टेरेलिन के निर्माण में इथाइलिन ग्लाइकोल व टरथैलिक अम्ल भाग लेते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान इथाइलिन ग्लाइकोल का H और टरथैलिक अम्ल का OH ये H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाली संरचना प्राप्त होती है। चूंकि टेरेलिन के निर्माण में कई सारे इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल के मोनोमर्स भाग लेंगे, अतः इस समूह का OH अन्य इथाइलिन ग्लाइकोल के H के साथ मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार ये वाला H अन्य टरथैलिक अम्ल के OH के साथ में H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमें ये वाली संरचना प्राप्त होगी। चूंकि N मोनोमर्स ने भाग लिया है तो हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को ब्रैकेट में बंद करके इसका होल N कर देंगे। इस प्रकार हम टेरेलिन की संरचना बना सकते हैं। और टेरेलिन का यूज जो होता है वो कपड़े बनाने में किया जाता है। अब हम बात करेंगे ग्लाइटेल अथवा एल्काइड रेजिन की। तो ग्लाइटेल व टेरेलिन में केवल इतना फर्क है, टेरेलिन में हमने टरथैलिक अम्ल लिया था जबकि यहाँ हम क्या ले रहे हैं, थैलिक अम्ल। ठीक है, और इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो 1,2 स्थिति पर है, जबकि टरथैलिक अम्ल के अंदर जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं वो 1,4 स्थिति पर होते हैं। सेम प्रोसेस है, इथाइलिन ग्लाइकोल का H और थैलिक अम्ल का OH H2O के रूप में अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली हमें संरचना प्राप्त होगी। तो इसका OH अन्य इथाइलिन ग्लाइकोल के H के साथ मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार इसका H अन्य थैलिक अम्ल के OH के साथ मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल हमें ये वाली संरचना प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ब्रैकेट में बंद करके इसका होल N कर देंगे। तो इस प्रकार हम ग्लाइटेल की संरचना बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे संगणन बहुलक के दूसरे प्रकार के बारे में, जिसे हम पॉलीएमाइड्स कहते हैं। पॉलीएमाइड्स का मतलब होता है ऐसे पॉलीमर जिनमें कई सारे एमाइड्स बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं नाइलॉन 6,6 का। इसमें जो मोनोमर्स भाग लेते हैं उनमें से एक होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और दूसरा होता है एडिपिक एसिड। इन दोनों मोनोमर्स के अंदर कार्बन की संख्या 6 होती है, इसलिए इसको हम नाइलॉन 6,6 कहते हैं। ठीक है, अब हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का जो H है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये H और एडिपिक एसिड का OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली हमें संरचना प्राप्त होगी। चूंकि इसमें कई सारे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड भाग लेंगे तो इसका OH दूसरे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के H के साथ जुड़कर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, जबकि इसका H एडिपिक एसिड के OH के साथ जुड़कर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमें ये वाली संरचना प्राप्त होगी। हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके इसका होल N
कर दिया। यदि बात करें नायलॉन 6 के उपयोग की, तो इसका उपयोग टायर के धागे, वस्त्र और पैराशूट आदि बनाने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं नायलॉन 6 की। तो नायलॉन 6 का निर्माण कैप्रोलेक्टम से होता है। कैप्रोलेक्टम एक 7 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एमाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब हमें कैप्रोलेक्टम से नायलॉन 6 कैसे बनाना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करनी है हमें, C डबल बॉन्ड O, फिर कितने CH2 है, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे CH2 का होल 5 और लास्ट में हम लिखेंगे NH, और इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद करके यहाँ क्या लिख देंगे, N। तो ये हमने कैप्रोलेक्टम से नायलॉन 6 बना दिया। ठीक है, अब इसका उपयोग जो है वो वाहनों के गियर बॉक्स, टूथब्रश और संगीत वाद्य यंत्रों के तार आदि बनाने में किया जाता है।